Hello everyone, welcome to Gyanshala. Today we are going to start a new series on medieval Indian history. In this part of video, we are going to start the Mughal Empire, how it established in India and a lots of detail on Mughal Empire. Now let's get started. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सोने की और धन की भूमि थी। बाबर शानदार संपत्ति के लालच में भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के पूर्वज तैमूर ने न केवल एक विशाल खजाना और कई कुशल कारीगरों को ले लिया था, जिन्होंने उसे अपने एशियाई साम्राज्य को मजबूत करने और अपनी राजधानी को सुशोभित करने में मदद की, बल्कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों को भी अपने में जोड़ लिया। ये क्षेत्र कई पीढ़ियों तक तैमूर के उत्तराधिकारियों के कब्जे में रहे। जब बाबर ने अफ़गानिस्तान पर विजय प्राप्त की, तो उसे लगा कि इन क्षेत्रों पर उसका वैध अधिकार हो चुका है। अब अगर हम लोग इतिहासकार अबुल फजल की टिप्पणी पर गौर फरमाएं, तो उनके मुताबिक बाबर ने बदखांश, कंधार और काबुल पर शासन किया, जिससे सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आय नहीं हो पा रही थी। वास्तव में जो स्थिति यह थी कि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में सेनाओं और प्रशासन को नियंत्रित करने पर होने वाला खर्च आय से अधिक था। अब अगर उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति के बारे में हम बात करें, तो उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति स्थिति बाबर के प्रवेश के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जा रही थी, क्योंकि 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी और इब्राहिम लोदी, जो कि उसके उत्तराधिकारी बन चुके थे। एक मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के लिए इब्राहिम लोदी के प्रयासों ने अफ़गान प्रमुखों के साथ साथ राजपूतों को भी चिंतित कर दिया था। अफ़गान प्रमुखों में सबसे अधिक शक्तिशाली में से एक पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी थे, जो पूर्ण तरह से एक स्वतंत्र शासक थे। नाउ कमिंग टू 1518 एंड 1519, बाबर ने भीरा के शक्तिशाली किले पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने दौलत खान और इब्राहिम लोदी को पत्र लिखा और मौखिक संदेश भी भेजे, जो उन क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए थे जो तुर्कों के अधीन में थे। लेकिन दौलत खान ने लाहौर में बाबर के दूत को हिरासत में ले लिया और उसे इब्राहिम लोदी तक पहुंचने ही नहीं दिया। नाउ अगेन इन 1520 एंड 21, बाबर ने एक बार फिर से सिंधु घाटी को पार किया और आसानी से हिंदुस्तान के जुड़वा प्रवेश द्वार, जो कि भीरा और सियालकोट था, उस पर अपना कब्जा जाहिर किया। इसको देखते ही देखते लाहौर ने बाबर के सामने अपने घुटने टेक दिए। इससे पहले कि बाबर हिंदुस्तान की ओर अपने कदम बढ़ाता, कांधार में हो रहे विद्रोह की खबर उस तक पहुंच गई और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और 1.5 साल की घेराबंदी के बाद कांधार को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार आश्वस्त होकर बाबर एक बार फिर से अपना ध्यान भारत की ओर मोड़ने में सक्षम हो गया। यह इस समय के बारे में था कि बाबर को दौलत खान लोदी से एक दूतावास मिला, जिनका नेतृत्व उनके बेटे दिलावर खान ने किया था। उन्होंने बाबर को भारत में आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि उसे इब्राहिम लोदी को विस्थापित करना चाहिए, क्योंकि वह एक अत्याचारी था और उसे अपने रईसों से कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा था। यह संभव है कि राणा सांगा का एक दूत उसी समय बाबर के पास गया हो और उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया हो। इन दूतावासों ने बाबर को आश्वस्त किया कि भारत के नहीं तो पूरे पंजाब पर उसकी विजय का समय आ चुका है। नाउ अगेन इन 1525, जब बाबर पेशावर में था, तब उसे यह खबर मिली कि दौलत खान लोदी फिर से अपना पाला बदल दिया है। तो मौका ना गंवाते हुए बाबर ने अपनी 30 से 40 हज़ार लोगों की एक सेना इकट्ठी की। पानीपत का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लड़ा गया था काबुल के तैमूरी शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। यह युद्ध 20 अप्रैल को पानीपत नाम के एक छोटे से गांव के करीब, जो कि वर्तमान में
हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। यह हिंदुस्तान में होने वाला प्रथम ऐसा युद्ध था मुगलों की तरफ से जिसमें बारूद, बंदूकें, तोपों आदि का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में लगभग 12,000 से 25,000 के करीब का सैन्य बल था। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख के आसपास का सैन्य बल और 1,000 के करीब युद्ध हाथियों का दस्ता मौजूद था। अंततः इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी हार हुई। द बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नाम गांव में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने यह माना था कि उसका प्राथमिक खतरा सिर्फ 2 लोगों से है, राणा सांगा और उस समय पूर्वी भारत पर शासन करने वाले अफगान। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक दुर्जेय सैन्य गठबंधन बनाया हुआ था। इसके अलावा सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी, जिन्हें अफगानों ने अपना नया सुल्तान घोषित किया हुआ था, वह भी उनके साथ अफगान घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे। बाबर से युद्ध में हार के बाद राणा सांगा चित्तौड़ पर कब्जा करने और भागने में सफल रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया महागठबंधन वह ध्वस्त हो गया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का चित्तौड़ में निधन हो गया, जो कि यह कहा जाता है कि उन्हें अपने ही सरदारों द्वारा जहर दे दिया गया था, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई हुई थी। खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुरक्षित कर ली थी। बाबर ने आगरा के पूर्व में ग्वालियर, धौलपुर आदि किलों की श्रृंखला को जीतकर अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया था। उसने हसन खान मेवाती से अलवर के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने मालवा में चंदेरी की मेदिनी राय के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। राजपूत रक्षकों के आखिरी आदमी से लड़ते हुए मारे जाने के बाद चंदेरी पर कब्जा कर लिया गया था और उनकी महिलाओं ने जौहर किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की बढ़ती गतिविधियों के बारे में सुनकर बाबर को क्षेत्र में आगे के अभियानों की अपनी योजना को छोटा करना पड़ा। बाबर फारसी और अरबी में गहराई से सीखा हुआ था। यह भी माना जाता है कि बाबर को फारसी और अरबी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था और उसे तुर्की भाषा के 2 सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता था, जो कि उसकी मातृभाषा थी। एक गद्य लेख के रूप में उनके पास कोई सामान्य नहीं था और उनके प्रसिद्ध संस्मरण तुज़ुक-ए बाबरी को विश्व साहित्य के क्लासिक में से एक माना जाता था। अन्य उनकी रचनाओं में से एक मसनवी और एक प्रसिद्ध सूफी कृति का तुर्की अनुवाद शामिल है। वह उस समय के प्रसिद्ध कवियों और कलाकारों के संपर्क में थे और अपने संस्मरणों और उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। वे एक उत्सुक प्रकृतिवादी थे और उन्होंने भारत के वनस्पतियों और जीवों का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने बहते पानी के साथ कई औपचारिक उद्यान बनाए हैं, जिससे उद्यान बनाने की परंपरा स्थापित हुई। बाबर ने राज्य की एक नई अवधारणा पेश की, जो कि ताज की ताकत और प्रतिष्ठा, धार्मिक और सांप्रदायिक कट्टरता की अनुपस्थिति और संस्कृति और ललित का सावधानीपूर्वक बढ़ावा पर आधारित थी। इस प्रकार उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मिसाल और एक दिशा प्रदान की।